गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हमारा इकोनॉमिक्स की क्लास जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए है, इसमें हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यू। और हमारे टॉपिक का नाम है उत्पादन तथा उत्पादन के साधन। ठीक है, उत्पादन तथा उत्पादन के साधन अर्थात प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ने से पहले प्रोडक्शन का मीनिंग समझते हैं कि प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, उत्पादन का अर्थ तथा परिभाषाएं। देखिए, आवश्यकता, आपको पता आविष्कार की जर्नी है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है ताकि उसके उपभोग से वह आवश्यकता की तृप्ति कर संतुष्टि प्राप्त कर सके। अर्थात साधारण बोलचाल में उत्पत्ति का अर्थ नई वस्तुओं के निर्माण से लगाया जाता है, पर वैज्ञानिक विचार में न तो विश्व में किसी नए उत्पाद पदार्थ का निर्माण संभव है और न विनाश। केवल उन वस्तुओं की स्थिति, रूप, रंग आदि में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने विवेक, योग्यता तथा परिश्रम से किसी भी वस्तु में दृष्टि गुण या उपयोगिता का सृजन करे, उसे ही अर्थशास्त्र में उत्पादन की संज्ञा दी गई है। अर्थात वस्तुओं सेवाओं में उपयोगिता तथा दृष्टि का सृजन करना ही उत्पादन या उत्पत्ति कहा जाता है। आई समझ में? अर्थात उत्पत्ति का अर्थ किसी पदार्थ के निर्माण से नहीं, वरन इसका अर्थ वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता, गुण अथवा शक्ति से लगाया जाता है। आई बस समझ में? एली ने एक परिभाषा भी दी है, किसी वस्तु में आर्थिक दृष्टिगत निर्माण करना ही उत्पादन है। आई समझ में? अर्थात केवल वस्तु और सेवाओं में उपयोगिता का सृजन करना ही नहीं, बल्कि उनके मूल्य में वृद्धि, विनिमय शक्ति में वृद्धि करना है। आई बस समझ में? कोई डाउट? अब इसमें एक अर्थ लिख लेंगे इसका, एक सिंपल सा, वस्तु और सेवाओं में दृष्टिगुण या उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन या उत्पत्ति कहते हैं। कहा जाता है। आई बात समझ में? अर्थात वस्तुओं सेवा की उपयोगिता, दृष्टि, गुण या उपयोगिताओं का सृजन करना ही उत्पादन या उत्पत्ति कहा जाता है। आई बात समझ में? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोफेसर फ्रेजर के अनुसार देखिए, प्रोफेसर फ्रेजर के अनुसार यदि उपभोग का अर्थ किसी वस्तु के किसी वस्तु से उपयोगिता लेना
है तो उत्पादन का अर्थ उसमें उपयोगिता का सृजन है। का सृजन करना है। आइए समझें, यदि उपभोग का अर्थ किसी वस्तु में उपयोगिता लेना है तो उत्पादन का अर्थ किसी उसमें उपयोगिता का क्या करना है, सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। देख लीजिए, उत्पादन का अर्थ है वस्तुओं सेवाओं की उपयोगिता दृष्टिकरण तथा उपयोगिताओं का सृजन करना ही उत्पादन या उत्पत्ति कहा जाता है। फ्रेजर ने कहा है यदि उपभोग का अर्थ किसी वस्तु से उपयोगिता लेना है तो उत्पादन का अर्थ उसमें उपयोगिता का सृजन करना है। आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे करते हैं। उपयोगिता सृजन की रीतियां। या विधियां। देखिए, उपयोगिता मेथड्स जिन्हें हम कहते हैं मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहला मेथड है उत्पादन के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज ले सकते हैं। पहला रूप मूलक उपयोगिता। देखिए, रूप मूलक उपयोगिता अर्थात फॉर्म यूटिलिटी। जब किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन कर उसको पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी बना दिया जाए तो उसे रूप परिवर्तन द्वारा, उदाहरण के लकड़ी से मेज, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें, जैसे लकड़ी से मेज, कुर्सी, पलंग, तो हमने क्या किया, पलंग, तो हमने क्या किया, लकड़ी से हमने मेज बना दी, कुर्सी बना दी, पलंग बना दी, तो हमने उसके रूप में क्या किया, परिवर्तन कर दिया। सेकंड है स्थान मूलक उपयोगिता। देखिए, स्थान मूलक जब वस्तुओं का सब स्थानों पर समान महत्व या उपयोगिता नहीं होती तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने से उसकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ती है, तो उसे स्थान उपयोगिता कहते हैं। जैसे नदी से रेत लाकर शहर में बेची जाए तो विनिमय मूल्य में वृद्धि हो सकती है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नदी से रेत लाकर शहर में बेचना, तो स्थान परिवर्तन हो गया। थर्ड है समय मूलक। देखिए, समय मूलक क्या कहते हैं, कुछ वस्तुओं की उपयोगिता समय बीतने के साथ साथ बढ़ती है या समय उसकी आर्थिक उपयोगिता कम हो पर दूसरे समय में उसमें वृद्धि हो जाए तो उसे समय मूलक उपयोगिता का सृजन कहते हैं। और यह भी उत्पादकता कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, पुरानी सागवान लकड़ी, पुरानी शराब, चावल, समय मूलक अर्थात समय ज़्यादा होने पर उनकी कीमतें कैसी मिलती हैं, ज़्यादा। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पुरानी शराब, चावल आदि। फोर्थ है पात्र मूलक उपयोगिता। देखिए, पात्र मूलक उपयोगिता क्या कहती है, जब वस्तुओं का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास बदल जाए तो वस्तु संबंधी अधिकार में परिवर्तन हो तो भी उपयोगिता का सृजन होता है। जैसे पुस्तक विक्रेता से छात्र के पास पहुंचने पर उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, अर्थात सरकार धनवानों से
कर लगाकर गरीबों पर व्यय करें तो उपयोगिता में वृद्धि होती है। अब इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सरकार धनवानों से पर कर लगाकर गरीबों पर व्यय करे करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करें तो ये क्या कहलाता है, पात्र मूलक। अर्थात पात्र बदल के आपने उपयोगिता का क्या कर दिया, सृजन कर दिया। अगला है सेवा मूलक। सेवा मूलक क्या कहता है, जब व्यक्तिगत गुणों या सेवाओं के द्वारा उपयोगिता सृजन होता है तो उसे सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नर्तक आदि अपनी सेवाएं बेचकर उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, टीचर, डॉक्टर, डांसर आदि। एफ है ज्ञान मूलक। बहुत सी वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि उस वस्तु के उपयोग संबंधी ज्ञान संबंधी, जैसे तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान से वस्तुओं सेवाओं के उपयोग में नए नए अनुसंधान हुए, विज्ञापन से उपभोक्ताओं का ज्ञानवर्धन आदि। इस प्रकार ज्ञानवर्धन से उपयोगिताओं का सृजन का भी उत्पादन की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जैसे ये तकनीकी अनुसंधानिक ज्ञान होना ही क्या कहलाता है, ज्ञान मूलक। आई बात समझ में, कोई डाउट? बस यही है, ठीक है। कौन कौन सी उपयोगिता है, रूप मूलक, स्थान मूलक, समय मूलक, पात्र मूलक, सेवा मूलक और ज्ञान मूलक। कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। उत्पादन या उत्पत्ति के साधन। देखिए, उत्पादन या उत्पत्ति के साधन, प्रोफेसर फ्रेजर के अनुसार उत्पादन के साधन शब्द का अभिप्राय उन मौलिक उत्पादकार्य तत्वों के समूह या वर्ग से है जिन्हें प्रत्येक तत्व को उस वर्ग की इकाई कहना उपयुक्त है। आई बात समझ में, कोई डाउट इसमें? तो इसके साधन कौन कौन से हैं? पहला है, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन के दो साधन हैं, भूमि और श्रम। तो पहला आप लिखते हैं, पहला कौन सा है, भूमि और श्रम। पहला कौन सा साधन है, भूमि तथा श्रम। देखिए, प्रोफेसर चैपमैन ने और प्रोफेसर मिल ने उत्पत्ति के दो आधारभूत साधन बताए, भूमि और श्रम। वे पूंजी, प्रबंध और साहस को उत्पत्ति के स्वतंत्र साधन नहीं मानते। उनके अनुसार पूंजी, भूमि, श्रम के पारस्परिक सहयोग से प्राप्त हो जाता है, पर प्रबंध और साहस तो श्रम के केवल विशिष्ट द्वारा ही प्राप्त है। उनके अनुसार पूंजी, प्रबंध, साहस का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में? सेकंड है, ये माना था, लिख लीजिए, प्रोफेसर चैपमैन तथा प्रोफेसर J.S. मिल। सेकंड है, भूमि, भवन, श्रम
प्रबंध एवं सावस। क्या कह रहा है? आधुनिक अर्थशास्त्र उत्पत्ति के आधुनिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में पूंजी, प्रबंध तथा साहस को भूमि तथा श्रम के समानी उत्पादन के स्वतंत्र साधन मानते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने की उत्पत्ति में पूंजी का महत्व अधिक बढ़ गया है। जोखिम अधिक होती है। इन वृहद उत्पादनों में बड़ी मात्रा में पूंजी, कुशल प्रबंधक तथा योग्य सहयोग के विशेष स्थान रहता है। आई बात समझ में? थर्ड है उत्पत्ति के अनगिनत साधन। क्या कह रहा है? प्रोफेसर बहनों के अनुसार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के विभिन्न प्रकार की भूमि, विभिन्न प्रकार के श्रम, पूंजी, प्रबंध तथा सहसियों का सहयोग होता है। इस जिसमें कुछ कुशल होते हैं तो कुछ अधिक कुशल। अतः इनकी अलग अलग कुशलता तथा उपजाऊ शक्ति वाले साधनों को पृथक साधन मानते हुए उत्पत्ति के साधन की संख्या अनगिनत है। अधिकांश आधुनिक शास्त्री इस मत से सहमत नहीं है कि एक साधन की भिन्न भिन्न श्रेणी की इकाइयों को अलग अलग साधन माना जाए। तो उन्होंने 5 प्रमुख बताए अनगिनत में। पहला है भूमि। अब चलिए इनको पढ़ते थे। सबको पहला है भूमि। भूमि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भूमि क्या होती है। भूमि उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन है। भूमि का अभिप्राय केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं बल्कि भूमि के अंतर्गत सब प्राकृतिक उपहारों व शक्तियों का समावेश होता है, जो जमीन की सतह, नदी नालों, पहाड़ों, खनिज पदार्थों, प्रकाश तथा प्रकृति के रूप में मानव को निःशुल्क प्राप्त हुई है। अतः एक डेफिनेशन लिख सकते हैं मार्शल ने जो दी है, वो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि मार्शल के अनुसार भूमि का अभिप्राय उन सब पदार्थों, ठीक है, भूमि का अभिप्राय उन सब पदार्थों एवं शक्तियों से है जो प्रकृति ने मानव को निःशुल्क एवं स्वतंत्र उपहार के रूप में प्रदान की है। आई बात समझिए, यह है भूमि। सेकंड है श्रम। कि श्रम क्या होता है, ठीक है, लेबर। इसके बारे में तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। श्रम उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय साधन है, एक्टिव साधन है। अर्थशास्त्र में श्रम के उन सभी मानवीय, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का समावेश होता है जो आर्थिक लाभोर्जन अर्थात पैसे कमाने की दृष्टि से किया जाए। ऐसा नहीं आप घर के काम कर रहे हैं तो आप उसे कहें हम श्रम कर रहे हैं, हम लेबर कर रहे हैं, नहीं, जिसमें पैसे इंक्लूड हो जाए। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, बेस्ट एग्जाम्पल, घर की अगर हाउसवाइफ या मम्मी, घर की गृहिणियाँ काम करें तो उन कामों को क्या कहा जाएगा, प्यार स्नेह से। और अगर यही कोई काम वाली बाई आकर उसके बदले आपसे क्या लेती है, आर्थिक प्रतिफल लेती है, तो उसे किसकी श्रेणी में रखा जाएगा, श्रम। आई बात समझ में? तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। किसी भी मानसिक अथवा शारीरिक
कार्य को श्रम कहते हैं। जो प्रत्यक्ष आनंद की दृष्टि से न होकर दृष्टि से न होकर पूर्णतः या आंशिक आर्थिक प्रतिफल की दृष्टि में हो। आई बात समझ में? ये भूमि श्रम। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे। थर्ड है पूंजी। जिसे हम कहते हैं कैपिटल, जो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधुनिक बड़े पैमाने की उत्पादकता में पूंजी उत्पादन का महत्वपूर्ण अनिवार्य। पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो अधिक उत्पादन के लिए काम में लाई जाए। आई बात समझ में? तो इसमें लिख सकते हैं पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग है जो अधिक उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। आई बस में फोर्थ है प्रबंध या संगठन। देखिए, प्रबंध या संगठन का अभिप्राय उस विशिष्ट श्रम से है जो आधुनिक युग में उत्पादन के विविध साधनों के बीच समन्वय बैठाने तथा प्रशासन की जटिल समस्याओं का समाधान करता है। तो ठीक है, इसमें लग सकते हैं आधुनिक युग में। देखिए, इसके अंतर्गत आधुनिक युग में उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय बैठाने तथा प्रशासन की जटिल समस्याओं का समाधान करता है। फिफ्थ है साहस। एंटरप्राइज। उत्साहस उत्पादन का वह साधन है जो उत्पाद या व्यवसाय की अनिश्चितता एवं जोखिम उठाता है। आधुनिक युग बड़े पैमाने की उत्पत्ति में जोखिम बढ़ती है। इस जोखिम तथा उठाने के लिए लाभ हानि का उठाने के लिए साहस कहा जाता है, जो पहले की व्यवस्था का एक अंग माना। पर प्रोफेसर जेबी ने इसे उत्पादन के प्रत्यक्ष साधन के रूप में माना है। तो लिखिए इसमें उत्पादन का वह भाग या साधन जो उद्योग या व्यवसाय का
व्यवसाय का की अनिश्चितता एवं जोखिम उठाता है। आई बात समझ में? तो उत्पादन के 5 सबक: भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, संगठन एवं साझ। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन के साधनों का नेक्स्ट देखते हैं। उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण। उत्पादन के साधनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है प्राकृतिक, मानवीय एवं कृत्रिम साधन। क्या कह रहा है? प्राकृतिक साधन वह है जो भूमि प्रकृति की देन है। मानवीय, मानव के द्वारा श्रम, प्रबंध, सामर्थ्य। कृत्रिम जैसे पूंजी। तो ये कैसे होता है? प्राकृतिक, मानवीय, कृत्रिम साधन है। ठीक है। सेकंड किया है अनिवार्य एवं वैकल्पिक एवं वैकल्पिक। थर्ड है अनिवार्य, जैसे भूमि, श्रम अभाव में नहीं हो सकते, अनिवार्य। और उत्पत्ति के अनिवार्य साधन पूंजी, प्रबंध, वैकल्पिक साधन माने जाते हैं। अर्थात ना हो तो भी चल जाएंगे पर जरूरी है। अगला है मानवीय पूंजी साधन। देखिए, मानवीय पूंजी साधन के अंतर्गत जनसंख्या का आकार तथा जनसंख्या की कार्य कुशलता का समावेश होता है, जबकि अमानवीय पूंजी साधनों में अंतर्गत प्राकृतिक पूंजी, भूमि, खनिज, वन आदि तथा मनुष्यकृत निर्मित पूंजी, यंत्र आदि का समावेश है। यह आधुनिक वर्गीकरण कहा जाता है। फोर्थ है बाह्य तथा आंतरिक साधन। इनके अंतर्गत बाह्य साधनों में भूमि, पूंजी तथा का समावेश होता है, क्योंकि ये दोनों वहाँ प्रकृति के होते हैं। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगला है फिफ्थ विशिष्ट तथा अविशिष्ट साधन। देखिए, विशिष्ट तथा अविशिष्ट ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री वीजर के अनुसार उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, विशिष्ट तथा अविशिष्ट। विशिष्ट साधन वे साधन है जो एक समय में एक ही कार्य में प्रयुक्त किए होते हैं, और अविशिष्ट वे साधन होते हैं जो एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किए जाते हैं। तो उत्पादन के साधन जो हमने पढ़े थे 5, भूमि, भूमि, पूंजी, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, इन सबको इन 5 वर्गीकरण में पहला प्राकृतिक, मानवीय, कृत्रिम में भी कर सकते हैं, अनिवार्य, वैकल्पिक, मानवीय पूंजी, बाह्य, मानसिक और विशिष्ट और विशिष्ट साधन। आई बात समझ में? अब आते हैं अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उत्पादन का महत्व।
अगला टॉपिक है उत्पादन का महत्व। देखिए उत्पादन का महत्व क्या होता है, क्या क्या महत्व हम इसके मान सकते हैं। पहला है आर्थिक उन्नति का आधार। क्या कह रहा है, किसी भी देश की भौतिक उन्नति का आधार उस देश के उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की मात्रा और उत्पादन की कुशलता मानी जाती है। इस जितना अधिक उत्पादन करेगा उतना ही अधिक श्रमबद्ध व सुदृढ़ माना जाएगा। तो आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड है आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। सेकंड है आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन की मात्रा पर निर्भर